हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 26। ठीक है, फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ना भी दबाइए तब भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे टाइम टी और डिस्टेंस एक्स का रिलेशन दिया गया है, टी इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ए एंड बी यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो देखिए, अब यहाँ पे जनरली दिया जाता है एक्स का दिया जाता है टी के फॉर्म में। ठीक है, एक्स का फंक्शन दिया जाता है टी के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे टी दिया गया है एक्स के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, डी टी अपान डी एक्स कर लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ax प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स तो कुछ होता नहीं, dx अपान dt क्या होता है, ये होती है वेलोसिटी। तो मतलब ये 1/v लिखा है, तो इसको 1/v लिखो या इधर लिख दो v और इसको 2ax प्लस वी की पावर -1 लगा दो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब हमको निकालना एक्सेलरेशन है, तो क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, dv बाई dt करेंगे। ठीक है, एक तो वो तरीका है, और दूसरा तरीका है कि हम क्या करें, एक जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a v dv बाई dx। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आता है, ये ऐसे निकालते हैं। a क्या होता है, dv बाई dt होता है। ठीक है, तो dx अपान dx करो, dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो, तो ये dv बाई dx हो गया, और dx अपान dt की जगह आप v लिख दो। ठीक है, तो ये dx अपान dt की जगह v लिखा और dv बाई dx, तो यहाँ से ही निकल के आता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो a इजकल टू v की वैल्यू ये है 2ax प्लस वी की पावर -1, ये है प्योर v की वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या करना है, dv बाई dx भी रखना है। तो यहाँ dv बाई dx जब करोगे तो क्या होगा, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, पावर जो होगा इस पूरे फंक्शन के वो आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आएगा 2ax प्लस वी। अब फिर किसका अब होगा डिफरेंशिएशन, 2ax और v का भी होगा, लेकिन v में तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2ax का क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, और पावर जो होता है उसमें -1 लग जाता है। ठीक है, तो 1 -1 पहले से था, एक माइनस और हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा -1 और ये 2a भी आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 2ax प्लस वी की पावर -1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा -2। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं, तो -1 और -2 हो जाएगा -3। तो ये आ जाएगा -1, ये हटाओ यार, -2a सीधे लिखो। ठीक है, -2a, और ये क्या है 2ax प्लस वी की पावर -3। तो -1 था तो ये v था, लेकिन जब अब यहाँ पे क्यूब कर दो, अगर इसका क्यूब करोगे तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, तो ये 2ax प्लस वी की पावर -3 को क्या लिख सकते हो, v क्यूब लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा v क्यूब। तो जो आंसर एक्सेलरेशन निकल के आ गया a इजकल टू -2a v की पावर 3। ठीक है, -3 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये -1 की जगह v रखोगे आप। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ -3 रख दो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आप रेडिएशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि लीस्ट वेवलेंथ किसका होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, एक्स रेज। ठीक है, तो अगर आपको वेवलेंथ का अगर हम बताएं ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा होता है रेडियो वेव, उसके बाद टीवी वेव होता है, उससे कम माइक्रोवेव होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर विजुअल रेज होता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, फिर एक्स रे होती है, और सबसे लास्ट में होती है आपकी गामा रेज। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो ये मोस्ट एनर्जेटिक होता है गामा रेज जो होता है, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो यहाँ पे लीस्ट वेवलेंथ पूछा गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जिनको आपस में जोड़ा गया। पहले वाले को जिसका कैपेसिटेंस C था उसको V वोल्टेज से चार्ज किया गया है, उसके बाद दूसरे वाले को जिसका कैपेसिटेंस 2C था उसको 2V से चार्ज किया गया, और बाद में इनको कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, पहले डिसकनेक्ट थे, इनसे बैटरी लगी हुई थी, और फिर बैटरी को हटा के इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी बताना है इनका। तो फाइनल एनर्जी के लिए पहले हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल VCM होता है, ये VCB जो होता है, तो क्या होता है C1V1 माइनस C2V2, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सेम टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अपोजिट टर्मिनल आपस में कनेक्टेड, इसमें क्वेश्चन में कहा गया, सॉरी, अपोजिट कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर पॉजिटिव कनेक्टेड होते तो C1V1 प्लस C2V2 होता है, लेकिन जब आपस में अपोजिट चार्ज वाले प्लेट जब कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या किया था, C1V1 माइनस C2V2 किया था। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 2C प्लस इंटू 2V माइनस C इंटू V अपान C1 प्लस C2, इसका C है, दूसरे वाले का 2C है, तो ये हो जाएगा नीचे 3C। तो यहाँ पे 2 2 4, 4CV माइनस CV, तो हो जाएगा 3CV अपान 3C, C कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, V आ जाएगा यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया V। अब अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखा जाए तो पैरेलल प्लेट आपस में पैरेलल में जुड़ी हुई दोनों, तो इक्विवेलेंट जो हो जाएगा तो सीधे C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3C आ जाएगा C इक्विवेलेंट। तो जो एनर्जी आएगी तो क्या हो जाएगा ½ CV²। ठीक है, ½
सी कितना है 3c के बराबर, और कॉमन पोटेंशियल कितना है v, तो ये हो जाएगा सीधे 3/2 CV²। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में होगी। ठीक है, फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा 3/2 CV²। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्यूब दिया गया है। ठीक है, 3 ट्यूब हैं। ठीक है, इनको अलग अलग डायरेक्शन में रखा गया है। अब हर एक का एंड ए है, दूसरा एंड इसका बी है। तो ठीक है, अलग अलग इसमें पहले क्या किया गया, फर्स्ट केस इसमें दिया, 3 केसेस हैं। तो पहले केस में क्या दिया गया कि जो भी वाटर है वो v1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है ए एंड से और बी पे निकल रहा है। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल रखी थी, बाद में 2 केस हैं तो वहां पे वर्टिकल रखा है। लेकिन वर्टिकल में भी 2 कंडीशन कहा। वर्टिकल में दूसरी कंडीशन जो है वो है कि वाटर ऊपर से एंटर कर रहा है, नीचे की तरफ निकल रहा है। और फिर तीसरे केस में वाटर ए एंड से एंटर करा, बी एंड से निकल, मतलब एंटर हमेशा ए से करा। तो एक बार क्या किया गया, ए को ऊपर कर दिया गया, दूसरी बार ए को नीचे कर दिया गया है। ठीक है, तो अब यहां से कहा गया है कि v1 = vt होगा किस केस में। ठीक है, v1 v2 के बराबर होगा कौन से केस में। तो देखिए, जो आपका अगर मास देखा जाए या वाटर का जितना भी वॉल्यूम यहाँ से एंटर करेगा उतना वॉल्यूम यहाँ से निकलता है। तो क्या होता है a1 v1 = a2 v2 a1 v1 तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज हो रहा है, जितना क्रॉस सेक्शन ये है वही है, वही ये भी है, वही ये भी है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सेम ट्यूब लिया गया है। तो जब ए चेंज नहीं हो रहा तो v1 = v2 हर जगह होगा। ठीक है, v1 = v2 हर जगह। आप ऊपर से वाटर डाल रहे हो नीचे निकल रहा है, या नीचे से डाल रहे हो ऊपर निकल रहा है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वेलोसिटी सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि जितना वाटर यहाँ से एंटर करेगा उतना निकलना है यहाँ पे। तो अब या तो क्रॉस सेक्शन में चेंज हो, तो क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज हो नहीं रहा, तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। आप वर्टिकल रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, यहाँ पे पूछा गया द थर्मिस्टर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ। ठीक है, थर्मिस्टर कैसे बने होते हैं। तो थर्मिस्टर होते क्या हैं, तो ये टाइप ऑफ एक रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्मिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और ये बना होता है मेटल ऑक्साइड का। अब उन मेटल ऑक्साइड का बना होता है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, उससे बना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड विद हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है, उस मेटल ऑक्साइड से ये बना होता है। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कोई आइसोलेटेड पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मास उसका m है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कह रहा है एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इट सडनली एक्सप्लोड। ठीक है, कुछ हाइट पे ये जाके एक्सप्लोड कर जाता है और 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड होता है। ठीक है, m/4 मास एक पार्टिकल का होता है, दूसरे का 3m/4 होता है। तो कह रहा है एट एन इंस्टेंट लेटर, थोड़े टाइम के बाद, स्मॉलर फ्रेगमेंट इज एट y = 15 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसका जो y कंपोनेंट है वो कहाँ पे होता है 15 सेंटीमीटर पे होता है। तो कह रहा है लार्जर फ्रेगमेंट कहाँ होगा। तो अभी देखा जाएगा तो जो पार्टिकल था तो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में कोई भी शिफ्टिंग इसके सेंटर ऑफ मास में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास में वाई डायरेक्शन में कोई भी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो देखिए हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकाल के फिर 0 कर देंगे। ठीक है, तो वाई CM = क्या होगा, वाई CM = CM है ये m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे। ठीक है, तो अब करेंगे m1, देखिए m1 कितना है m/4, y1 कहा है कि 15 सेंटीमीटर पे ये है, प्लस m2 कितना है 3/4 हायर वाला जो मास है। ठीक है, हैवियर मास है, इंटू y2 कंपोनेंट इसका निकालना है, प्लस m1 प्लस m2 मिला के तो m ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी इसका शिफ्टिंग नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का। तो अब सीधे कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा m/4 × 15 = 3m/4, ये 4 होगा, 3m/4 इंटू y आपको निकालते हैं, जब उस तरफ ले जाओगे तो माइनस आएगा पूरा टर्म। ठीक है, 3m/4, ये m होगा 3m/4, क्योंकि ये m/4 था तो दूसरा वाला जो होगा 3m/4 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके m आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस, अब जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा -5। तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी -5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर छोटा वाला पार्टिकल जो है वो अगर ऊपर जा रहा है, m/4 वाला जो प्लस y डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3m/4 वाला -y डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसको y डायरेक्शन में शिफ्टिंग नहीं करना है। ठीक है, y डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होना है, इसलिए अगर छोटा वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है प्लस y में, तो बड़ा वाला पार्टिकल -y में जाएगा। कितना जाएगा, -5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ए बॉडी ए ऑफ मास M व्हाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अंडर ग्रेविटी ये नीचे की तरफ गिर रहा है, बाद में क्या होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, B एंड C। B का मास होता है m/3 और C का मास होता है 2m/3। करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी V एंड C टेकन टुगेदर शिफ्ट
कंपेयर टू द बॉडी ए टूवर्ड्स, कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास में कितनी शिफ्टिंग होगी ए के कंपेरिजन में। तो देखो अब ये अंडर ग्रेविटी जब गिर रहा है तो दोनों पे जी ही फोर्स लगेगा, ठीक है, लगातार। जब भी अब पहली बॉडी जो गिर रही होगी ए, उस पे भी जी लग रहा था, और दो बॉडी ये जब नीचे गिर रही तो इन पे भी जी ही लग रहा है, ठीक है। जो जब जी को सब सेम फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है, सेम फोर्स लग रहा है। तो जितनी हाइट तक ये गिरेगा उतनी हाइट तक ये भी गिरेगा, उतनी हाइट तक वो भी गिर रहा था पहले, ठीक है। तो अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास जो होगा उसमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डज नॉट शिफ्ट। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो शिफ्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट, द बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, वेवलेंथ दिया है, ठीक है, एनर्जी निकालना है, वेवलेंथ दिया है, सीधे निकालो। ई इक्वल टू 2 होता है, मैंने बताया था 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, आपको दिया गया है नैनोमीटर में, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है, कैंसिल करो, ये 0 0 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर है 124, नीचे है 248, डिवाइड करोगे हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एफ। कितनी फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछी कि डबल होगी कि हाफ होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। अगर वेलोसिटी देखोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो गया, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये होगा वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह ये पूरे का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो बाहर लिख लो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लो आप 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल, यहाँ पे कितना था, ओमेगा था, यहाँ पे क्या हो गया 2 ओमेगा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट इन द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में लैम्डा वेवलेंथ से कोई इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, ठीक है। द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द इमिटेड एक्सरे, इमिटेड एक्सरे का कट ऑफ वेवलेंथ बताना है, मतलब जो भी एनर्जी होगी इमिटेड रे की और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको दोनों को हमको बराबर कर देना, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो पी इक्वल टू होता है एच अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये हमने पार्टिकल नेचर में पढ़ा था, पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। और काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी की जगह रखोगे एच अपॉन लैम्डा तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन, ये एच अपॉन लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m के बराबर, ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, hc अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट आपको निकालना है। तो ये अब दोनों की एनर्जी बराबर को, जितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा था फिर उसकी फोटोन की एनर्जी जो वहां से निकल रहा है उसकी एनर्जी दोनों को आपस में बराबर करना है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन, ये इसकी वैल्यू रखो 2m लैम्डा स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको निकालना है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट उस तरफ जाएगा, बाकी सारी चीज उधर ले जाओ। तो 2m लैम्डा स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर इंटू सी अपॉन, इधर की बचेगा एच, एच इसके नीचे चला गया, हो जाएगा एच, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू 2m लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन एच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम, ठीक है, इंटरफेयरिंग बीम के किसी पाथ में टी थिकनेस का कोई एक ग्लास प्लेट रख दिया गया है। तो कह रहा है इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर सेंट्रल मैक्सिमम अकट पॉजिटिवली रिमेन अनचेंज, कह रहा है जो इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमम की वो जब अनचेंज रहे तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो भैया जिसकी जो भी वो थिकनेस है उस वजह से जो पाथ डिफरेंस आ रहा है तो वो पाथ डिफरेंस जो उसका वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। जो भी डेल्टा एक्स आ रहा हो आपका यहाँ पे तो वो होना चाहिए एन लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ में होना चाहिए, तब उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी सेंट्रल ब्राइट की उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी पाथ डिफरेंस आता है स्लिट रखने पे होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये जब हमने YDFC पढ़ाया था बहुत अच्छा बताया था, तो आप देख सकते हैं एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है कि मिनिमम थिकनेस बताना है, टी की वैल्यू मिनिमम बताना है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। तो टी मिनिमम होने के लिए अब देखिए लैम्डा तो आप चेंज कर नहीं सकते, वेवलेंथ तो फिक्स रहेगी लाइट की, और ये म्यू भी फिक्स है, तो आप किस में चेंज करते हो, एन में। तो टी मिनिमम रखना है तो जो भी न्यूमरेटर होगा उसको मिनिमम रखना है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दो एन की वैल्यू, तो 1 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू है
3/2 या 0.5 है, ठीक है, 1.5 है, 3/2 माइनस 1, तो ये 1.5 माइनस 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा, आधा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा के बराबर। तो टी जो भी थिकनेस आएगा कितना आएगा, 2 लैम्डा के बराबर अगर रख दें हम कोई ग्लास प्लेट, तो उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल दी गई है, ठीक है, ये भी इनपुट दिखाया गया, वाई दिखाया गया आउटपुट, तो कह रहा है कि कौन सा इसमें ये कौन सा गेट हो सकता है, ठीक है, इसका हमको दिया गया है बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो a प्लस बी का नॉट हो सकता है, a प्लस बी का नॉट हो सकता है, a प्लस बी करोगे तो 0 आएगा, 0 का नॉट 1 होता है। अब यहाँ देखेंगे a प्लस बी तो 1 प्लस 1 0 प्लस 1 तो हो जाएगा 1, 1 का नॉट 0, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 0 फिर से 1 आ जाएगा, अब 1 का नॉट 0, यहाँ 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, इसका नॉट 0, मतलब कि ये क्या हो जाएगा नैंड गेट, और ये क्या हो जाएगा नॉर गेट, सॉरी नॉर गेट होगा। ए प्लस बी क्या होता है आर गेट होता है, तो उसके ऊपर अगर बार लगा देते हैं तो वो नॉर बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर गेट। लेकिन गेट इसमें आपसे नहीं पूछा गया, इसमें बस सीधा एक्सप्रेशन ही दिया था कि ए प्लस बी होगा, ए डॉट बी होगा कि ए प्लस बी का बार होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से गेट की सर्किट है ये, ठीक है, हमको बताना है कौन से गेट की सर्किट है। तो या तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लिया, तो टेबल बनाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो अगर हम इनपुट ए दे रहे हैं और फिर यहाँ पे बी में भी इनपुट ए दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, ठीक है, 1 1 दे रहे हैं, तो यहाँ आएगा 1 निकल के आएगा, ये भी ये 1 आएगा, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर ए 1 दे रहे हैं और बी दे रहे हैं 0, ठीक है, ए दे रहे हैं 1 तो यहाँ 1 आएगा और ये आएगा इसका 0, तो 1 + 0 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ए को 0 करो और बी को 1 करो, तब भी 1 + 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को अगर 0 करो तब यहाँ पे जब 0 जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो सी आउटपुट भी 0 मिलेगा। तो देखिए अगर कोई सिंगल इनपुट अगर हायर है, ठीक है, अगर सिंगल इनपुट भी अगर हम हाई दे रहे हैं तो आउटपुट आपका हाई मिल रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये आर गेट है, क्योंकि आर गेट की कंडीशन होती है ए प्लस बी। ए प्लस बी में अगर किसी एक भी इनपुट को आप बड़ा कर दोगे, ठीक है, 1 कर दोगे, तो उसका जो भी आउटपुट आएगा तो वो बड़ा ही आएगा। तो आर गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सिंगल इनपुट भी बड़ा हो जाए, ठीक है, कोई भी इनपुट उनमें से अगर हाई है तो जो भी आउटपुट होगा वो हाई होगा, तो आउटपुट आपका हाई ही मिल रहा है अगर कोई भी इनपुट यहाँ पे हाई हो, तो ये आर गेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 9500 हर्ट्ज, ठीक है, और ये किसकी एक स्टेशनरी पर्सन है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है v मीटर पर सेकंड से। तो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकंड है, तो उस पर्सन को जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो 10,000 हर्ट्ज की सुनाई देती है, ठीक है। अब कितना था 9500 फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल, लेकिन उस पर्सन को सुनाई देती है 10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v बताना है, उस सोर्स की वेलोसिटी बतानी है, जो जिस वेलोसिटी से वो सोर्स अप्रोच कर रहा है पर्सन को, तो वो वेलोसिटी आपको बतानी है। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है f' v + v0 अपॉन v + vs, ठीक है। एफ डैश आपको कितना दिया गया 10,000, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो 9500 है, और यह स्पीड ऑफ जो साउंड है वो 300 कहा गया है, 300 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यहाँ पे 0 करोगे, क्योंकि पर्सन जो है वो स्टैटिक कंडीशन में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे साउंड की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो तो 300। अब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो देखिए जो भी सोर्स है वो पर्सन की तरफ जा रहा है, तो उसकी तरफ जा रहा है, तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ी हुई सुनाई देगी, और बढ़ी हुई कब सुनाई देगी, जब न्यूमरेटर कम हो, ठीक है। जब पूरी वैल्यू को इसको हमको ज्यादा लाना है, इसको बढ़ाना है, तो न्यूमरेटर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटेगा कब, ठीक है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v लेंगे और इसका vs लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v - vs जब करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस vs कितना करोगे, vs तो निकालना ही है, ठीक है। ये vs क्या है, वो सोर्स का स्पीड है जो इसकी पर्सन की तरफ मूव कर रहा है। तो बस जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करो, 0 से 0 गया, 0 गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 300 माइनस v = 3 × 95, ठीक है। v इस तरफ ले आओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और बाकी इधर ले आओ तो 300 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, 3 5 जा ये हो जाएगा 15, 1 आएगा, 3 9 जा 27 और 128, ठीक है। तो ये हो जाएगा 285, मतलब 285, 300 माइनस 285 हो जाएगा 15। तो जो भी v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इमिट होते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, लीनियरली किस पे डिपेंड करता है। तो के मैक्स का फार्मूला होता है h - h0, ठीक है, या के मैक्स = होता है E -
फाई नॉट, ये होता है वर्क फंक्शन। अभी की वैल्यू आप एच सी अपान लैम्डा रख सकते हो, एच न्यू भी रख सकते हो, फोटॉन की जो एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लीनियर डिपेंड पूछा गया, तो लीनियर किस पे डिपेंड करेगा, लीनियरली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। अगर यूनिवर्सली होता, ठीक है, तो एच सी अपान लैम्डा, तो लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो लीनियरली डिपेंड करेगा नहीं। तो लीनियर डिपेंडेंट किस पे होगा, फ्रीक्वेंसी पे होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप नहीं कर सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब ये पीछे वाला वर्क फंक्शन नहीं होता तब कह सकते थे, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, लीनियर डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे 2 मेटल स्फीयर है, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर है, जिसका इनर रेडियस, जो इनर स्फीयर है उसका रेडियस r है और आउटर वाले का 2r है। इन साइड वाले को q चार्ज दिया गया है और आउटर वाले को 2q चार्ज दिया गया है। तो कह रहा है इसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर सेल व्हेन द बोथ आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। अगर दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, पहले कनेक्ट नहीं थे, बाद में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो कितना होगा। तो आउटर में हम पहले पोटेंशियल निकालते हैं, बी इनिशियल। तो वी इनिशियल क्या होगा, के क्यू, क्यू की वैल्यू 2q अपान आर, आर कितना है 2r के बराबर, प्लस जो चार्ज इस पे क्यू होगा उसके भी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होता है, आउटर सरफेस पे या किसी सरफेस के बाहर का पॉइंट जो होता है उस पर पोटेंशियल जब निकालते हैं तो क्या होता है के क्यू अपान आर। तो यहाँ से कितनी दूरी होगी, ठीक है, हमको उसको रख लेना है, तो ये हो जाएगी 2r के बराबर, ठीक है। यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी 2r के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 2r। तो इसको जब ऐड करो तो क्या आ जाएगा 2r, और ऊपर क्या हो जाएगा k 2q और k q, तो ये हो जाएगा 3k q अपान 2r। ये देखिए ये होगा v इनिशियल। अब v फाइनली जब इसको कनेक्ट करोगे तो जब कंडक्टिंग वायर है तब यहाँ पे जो भी चार्ज होगा इन साइड पे वो चला जाएगा बाहर की तरफ। जब कंडक्टिंग कोई स्फीयर होता है तो टोटल चार्ज कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस पे। तो ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा जब इसको कनेक्ट करोगे, ये 3q के बराबर हो जाएगा। अब पोटेंशियल देखो तो v फाइनल जो आएगा तो हो जाएगा k और q की वैल्यू 3q अपान डिस्टेंस फिर से वही 2r, तो ये 2r, तो 3kq अपान 2r यह आया, और पहले भी कितना आया था 3kq अपान 2r। इसका मतलब जो आउटर स्फीयर होगा उस पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे दिया गया करंट चेंज हो रही है +2 एम्पियर से -2 एम्पियर तक, कितने टाइम में 0.5 सेकंड में। ईएमएफ दिया गया 8 वोल्ट, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो 8 वोल्ट है। तो आपसे इंडक्टेंस पूछा गया, ठीक है। इस कॉइल का इंडक्टेंस जो होगा वो कितना होगा, एल की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो अभी E इजकल टू होता है -LdI/dt, तो L इजकल टू हो जाएगा -12E अपान DI/dt। बाई dt करोगे तो dt ऊपर चला जाएगा, तो पहले ही लिख दो, क्या फायदा ज़्यादा स्टेप बढ़ाने का। E की वैल्यू दिया 8, माइनस लगा दो यहाँ पे, और dt कितना दिया 0.05, और करंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है 2 एम्पियर टू -2, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -2, पहले कितना था +2 था, तो माइनस माइनस ये -4 हो जाएगा, -4 माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 2 इसको मल्टीप्लाई करा दोगे आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो कितना चेंज होगा 0.1 हेनरी, जो भी एल आएगा यहाँ पे वो निकल के आएगा 0.1 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो कैरेक्टराइज होता है प्रेशर के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, इंटरनल एनर्जी के थ्रू, इन सब के थ्रू होता है। तो देख लो इसमें जो ऑप्शन ना हो, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। यहाँ पे एक वर्क दिया गया, तो वर्क पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। वर्क से नहीं डिस्क्राइब होता है, जो भी थर्मोडायनेमिक स्टेट होता है तो वर्क से डिफाइन नहीं होता है, उससे डिस्क्राइब नहीं होता। किससे होता है, टेम्परेचर से होता है, प्रेशर से होता है, वॉल्यूम से होता है, नंबर ऑफ मोल से होता है। पीवी इक्वल टू एनआरसी से देख लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल से हो जाएगा, टेम्परेचर पे हो जाएगा, प्रेशर पे हो जाएगा, वॉल्यूम पे हो जाएगा, लेकिन वर्क पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे कोई YDSC एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है इसमें सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज हाफ, ठीक है। स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी होती है उसको हाफ कर दिया जाए, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो कैपिटल डी होती है उसको डबल कर दिया, तो फिर इन बीच पे क्या फार्मूला पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी बीटा होता है क्या होता है, लैम्डा डी अपान डी होता है। तो बीटा डैश इजकल टू देख लो, लैम्डा पे कोई चेंज नहीं कहा गया, इसको जो स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है और स्लिट की, ये क्या हो जाएगा 2D के बराबर कर दिया गया है, और जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, मतलब d/2, तो d/2 करोगे 2 चला जाएगा आपका ऊपर। तो यहाँ से लैम्डा अपान डी और ये कैपिटल डी ये मिला के ये बीटा के बराबर हो जाएगा, बाकी 2 2 जा 4 हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू 4। तो बीटा डैश जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 4 होगा, ये 4 बीटा 4 गुना बढ़ जाएगी फ्रिंज की भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई एक कॉयल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉयल है, और उसको रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉयल का प्लेन है तो वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कह दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये कॉयल है, तो कॉयल का प्लेन यही होगा। तो जो कॉयल का प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड के
पैरेलल है। और इसमें कह रहा है जब कॉइल में करंट फ्लो कराई जाती है तो यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन शुरू होता है। ठीक है, क्या होता है, ये कॉइल ऑसिलेट करने लगती है। तो यहाँ पे अगर कोई एल्युमिनियम की प्लेट ला के रख दी जाए यहाँ पे, ठीक है, इस जो कॉइल है यहाँ पे कोई एल्युमिनियम की प्लेट लाई जाए तो ये ऑसिलेशन जो होता है ये रुक जाता है। तो ये किस वजह से रुकता है ये पूछा गया है। इट इज ड्यू टू, ये किसके द्वारा स्टॉप होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डैम्पिंग ऑसिलेशन सुना होगा आपने कि डैम्प्ड ऑसिलेशन जो होता है जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है, वो कम होते होते 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसमें। ठीक है, जो भी एल्युमिनियम की प्लेट ला रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्युमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, वो डैम्पिंग फोर्स लगाता है इस पे, और जब डैम्पिंग फोर्स लगता है तो जो भी एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन आपने पढ़ा भी होगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है और फिर कम होते होते 0 हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस एल्युमिनियम प्लेट में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है, और वो क्या देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड कराएगा, जिससे वो ऑसिलेट करना बंद कर देगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फॉलोइंग फिगर शो द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वर्सेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच फॉर द टू मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी। आपको इसमें ए एंड बी में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर है द लार्जेस्ट ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, वी की ज्यादा होगी कि ए की ज्यादा होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है एक्स एम बोला जाए, ठीक है, जीटा एम इसको बोलते हैं, तो ये होता है आई अपॉन एच। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो अब इस ग्राफ में देखिए वाई एक्सिस पे आई दिया गया है और एक्स एक्सिस पे आपको एच दिया गया है। तो किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर लें तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको बताना क्या है इसमें कि ससेप्टिबिलिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को कांस्टेंट कर लेंगे। तो आप कांस्टेंट किसको करोगे, चलो हम आई को कांस्टेंट कर ले रहे हैं। यहाँ से एक लाइन खींच दो, तो यहाँ पे जो भी आई होगा वो आई डैश मान लो वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे सेम लाइन पे है, ये दोनों सेम लाइन पे, तो आई ये क्या हो जाएगा, बी के लिए भी और ए के लिए कांस्टेंट हो गया। तो अब जो ये एक्स एम होगा, जीटा एम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच हो जाएगा। मतलब कि जिसका एच ज्यादा होगा उसका एम कम होगा, जिसका एच कम होगा उसका एम ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन डालो, यहाँ पे यहाँ भी डालो, तो ये क्या हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2। H1 किस पे, V पे है। ठीक है, अब H1 किससे कम है, H2 से कम है, क्योंकि अब एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते जाओगे तो एक्स की वैल्यू जो भी एक्स एक्सिस पे होगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये पहले आ रहा है तो ये कम होगा, तो जब H कम होगा तब V का एक्स एम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो V की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे I को हमने कांस्टेंट कर लिया, H यहाँ पे पहले आ रहा है, तो H कम है, H2 ज्यादा है, H1 कम है, H2 ज्यादा है, तो यहाँ पे V1 की जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, काफी बड़ा लिखा हुआ है, इसको हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, आप क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे एक वायर है जिसमें आउटवर्ड करंट आ रही है और 2 आर्क दिए गए हैं। ठीक है, आर्क दिया गया यहाँ पे ABCD कहा गया है, तो ABCD अगर इसमें करना चाहो डिनोट कर दो ABCD। ठीक है, अब ये आर्क कौन सा है, A से D है, और ये कौन सा है, V से C है। AB और BC यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, AB और DC, ये D है, AB और DC यहाँ पे पैरेलल है। तो ये वायर जो है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसके थ्रू तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। अब इस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे निकालना है, और जो वायर है यहाँ पे इसमें आउटवर्ड करंट, तो इस वायर की वजह से भी इस पॉइंट पे जो भी अब वायर के किसी भी एक्सिस पे कहीं पे भी, पूरे एक्सिस पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो 0 आएगा। तो इस वजह से 0 हो जाएगा, इसकी वजह से 0 होगा, और यहाँ पे जो वायर है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, जो भी होगा इन आर्क की वजह से। तो आर्क की वजह से डायरेक्शन देखिए अलग अलग है कि सेम है। तो छोटा वाला जो आर्क है तो वो A डिस्टेंस पे है सेंटर से, और जो बड़ा वाला आर्क है तो वो B डिस्टेंस पे है। तो जो छोटा वाला उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। और जो बड़ा वाला आर्क है तो वो जब फिंगर को रोटेट करें करंट की डायरेक्शन, थंब इनसाइड जा रहा है तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। मतलब इनका डिफरेंस आएगा जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। बस निकालिए, इसका मान लो V1 आ जाएगा, इसका मान लो V2, तो V1 माइनस V2 कर दो, तो V आएगा आपका V1 माइनस V2। अब आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर देखिए डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ए है, ए इंटू थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो इसको लिख दो पाई बाई 6 माइनस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वी है, तो वी और थीटा इसके लिए भी 30 डिग्री है, तो पाई बाई 6 कर दो। जो कॉमन हो रहा है कॉमन करो, पहले कैंसिल कर लो, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 6 ये आ जाएगा बाहर, तो म्यू नॉट आई 4 इंटू 6 ये हो जाएगा 24, ये अंदर आएगा 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस बी। फिर इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 24 इंटू इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा v माइनस ए अपॉन ए बी। ए बी हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा v माइनस ए अपॉन ए बी। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका
बी, म्यू नॉट आई बी माइनस ए अपॉन 24 ए बी। सिंपल क्वेश्चन है, बस आर का फार्मूला इतना तो पता ही होता है, ठीक है। अब सर्किल कहीं पे रखना होता तो थीटा की जगह क्या रखते हैं, 2 पाई रख देते, तो ये हो जाता सीधे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा गया वाटर इज फिल्ड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर एट ए हाइट 3 मीटर। इसमें 3 मीटर तक वाटर भरा हुआ है। द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ओरिफिस एंड द बीकर इज 0.1, ठीक है। ये जो ओरिफिस है यहाँ पे, इसका एरिया और इसका एरिया, जो पूरे सिलेंडर का एरिया, इसका रेशियो जो आ रहा है वो 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लिक्विड, यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है इसका स्क्वायर, मान लो V2 वेलोसिटी से यहाँ पे निकल रहा है, जो V2 स्पीड से निकल रहा है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो पहले तो हम लिखाएंगे A1 V1 इजकल टू A2 V2। तो यहाँ से A2 अपान A1 आ जाएगा, A2 अपान A1 करोगे तो क्या हो जाएगा V1 अपान V2, ठीक है। A2 अपान A1 का रेशियो आपको दिया गया है। फिर लगाओ इसमें बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम जो लगाओगे आप, तो P नॉट प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब यहाँ पे 1 1 कर दो, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा, इजकल टू, ठीक है, P नॉट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है। अब ये हमको करना है, देखिए यहाँ से यहाँ इसको जब इस तरफ लाओगे तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, आपस में कैंसिल। अब देखिए अब यहाँ पे H कौन सा 0 होगा, ठीक है। अब हाइट देखिए इसकी H2 वाली जो होगी, H2 हाइट 0 हो जाएगी, इसको हम मान ले रेफरेंस लेवल, ठीक है। रेफरेंस लेवल और ये हाइट हो जाएगी इसकी। तो यहाँ नीचे से आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कितनी हाइट पे है, लिखा गया यहाँ पे 52.5 सेंटीमीटर। तो जो ऊपर बचेगा तो 300 सेंटीमीटर माइनस इतना कर देंगे तो आ जाएगा, मीटर में करेंगे तो आ जाएगा 2.475 मीटर, ठीक है। तो इतनी हाइट पे होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे। पहले अभी और सिंपल इसको करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखिए अब ये टर्म हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। ये टर्म हो गया 0। अब यहाँ पे हाफ रो है, यहाँ पे हाफ रो, लेकिन यहाँ पे हाफ नहीं है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी हाफ रो आ जाएगा। तो हाफ रो और ये हाफ रो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर प्लस 2GH इजकल टू V2 का स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना है V2 का स्क्वायर निकालना है, तो V1 उस तरफ ले आओ, तो यहाँ से हटाओ, यहाँ ले आओ, लिख दो V1 का स्क्वायर माइनस आप V1 का स्क्वायर, तो 2GH अपान, अब ये V2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे V1 भी है, तो V1 को यहाँ से हटा दो, ठीक है। इस वाले टर्म से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 अपान A1 इंटू V2 स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे रख दोगे, ये V2 की जगह रखोगे A2 अपान A1 इंटू V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से V स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस A2 अपान A1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या करोगे V2 स्क्वायर इधर ही रहे दो, बाकी टर्म इसके नीचे ले आओगे, तो ये जो भी निकल के आ गया। तो 2 अब वैल्यू रख दो, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू है 2.475 मीटर अपान, अब ये जब यहाँ पे V स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस A2 अपान A1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस A2 अपान A1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, तो करोगे 0.01। इसको सॉल्व करोगे तो आपका V स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 50 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी वेलोसिटी निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे कहा गया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को, ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को हाफ कर दिया जाए, जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी हाफ कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज इन द ईयर वुड बी, एक साल में कितने दिन होंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी स्क्वायर इक्वल टू होता है आर की पावर 3, ठीक है, यहीं से निकालना है हमको। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे इसको तो लिखो T2 अपान T1 इजकल टू R2 अपान R1 की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटा के हमने इधर किया तो ये क्या हो जाएगा अपान में चला आएगा। तो T2 की जो वैल्यू आएगी T1 कितना था 360 डे, पहले 365 लिखो, 365 दिन अगर साल में होते हैं। तो R2 अब देखिए क्या किया गया है, हाफ किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि डिस्टेंस को हाफ करना, तो R/2 कर दो, R2 की जगह R1/2 करो, तो R1/2 नीचे आ जाएगा इंटू R1 हो जाएगा और 3/2, इसको काट दो तो ये क्या बचेगा 1/2 की पावर 3/2, तो हो जाएगा 365, नीचे क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1825, तो ये आ जाएगा 182.5, और अपान क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा, तो √2 यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, तो ये √2 ये 2 हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम यूज कर रहे हैं इसको, तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 फिर से कैंसिल करो, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इंटू √2 की वैल्यू जाएगी 1.41। इसको सॉल्व कर लेना तो लगभग 90 का 1.5 गुना कितना होगा
ये लगभग आपका आ जाएगा 128 के आसपास। तो ऑप्शन यहाँ पे 129 दिया गया है तो हो जाएगा 129। ठीक है, पूरा सॉल्व एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो लगभग इतना ही आ जाएगा। अगर रफली करोगे तो 129, 127, 28 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन देखो क्लोज तो कोई है नहीं, तो आप लगा सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 0.1 रेडियन पर सेकंड। जैसे कोई सोर्स होता नहीं, आपने देखा होगा कि कोई लाइट होती है, पॉइंटर लाइट होती है, ऐसे पॉइंट किया था, वो गोल गोल ऐसे घूमती रहती है, कभी इस पॉइंट पे रहेगी, कभी इस पॉइंट पे, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, तो वही वाली लाइट लगाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0.1 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा गया पॉइंट पी का, जिस वाल पे ये पड़ रही है, तो वहां पे पॉइंट पी का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, एंगल बता दिया गया कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब v इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा आपको, r ओमेगा। लेकिन अब ये तो हाइट आपको पता नहीं, ये जो डिस्टेंस, सॉरी हाइट नहीं, अब इसी सर्किल में घूमेगी। ठीक है, ऊपर से ऐसे घूम रही है ऐसे ऐसे, तो इसी सर्किल में घूमेगी, तो इसका रेडियस हमको पता चल जाए। ठीक है, तो ये हाइट आपको पता है, ये एंगल पता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3, बेस है r आपको निकालना है, तो r इस तरफ लाओ, tan 45 नीचे लाओगे, 3 अपॉन tan 45 की वैल्यू 1, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये r आ गया आपका 3। तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, r आ गया 3, ओमेगा आपको दिया था 0.1, तो हो जाएगा 0.3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड आएगा, रेडियन पर सेकंड क्यों आएगा। ठीक है, 0.3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में आती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे कोई स्प्रिंग है जिसमें करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, स्प्रिंग में करंट फ्लो कराएगा, तो कह रहा है क्या होगा, स्प्रिंग एक्सपेंड करेगी, कंप्रेस करेगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो कराएगा तो देखिए, अब यहाँ पे जो अब एक बाहर वाला भाग दिखेगा, जैसे यही कोई स्प्रिंग है, तो ऐसे ऐसे है, तो बाहर वाला भाग आपको दिख रहा है, तो ये बाहर वाला पार्ट हमने दिखाया हुआ है, और अंदर वाला जो पार्ट है उसका डॉटेड लाइन से दिखाया है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे देखो तो करंट सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट सेम है, ऐसे बाहर वाले में देखो तो इन साइड देखो तो ये वाला इन साइड पार्ट है, ये भी इन साइड पार्ट है, तो इन साइड वाले आपस में पैरेलल लेंगे और बाहर वाले भी आपस में पैरेलल लेंगे, तो बाहर वाले भी पैरेलल और इन साइड वाले भी पैरेलल, और सेम डायरेक्शन में करंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब अट्रैक्शन होगा तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है, जब अट्रैक्शन हो तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और अगर रिपल्सन हो रहा हो तो स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया गया, यहाँ पे कहा गया इफ द मास डिफेक्ट ऑफ बोरान इज 0.081 यूनिट, इट्स एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया इसमें। ठीक है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आपको बताना है, तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी होता है वो क्या होता है, मास डिफेक्ट इंटू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि 1 एटॉमिक यूनिट जो होती है उसके किसके बराबर होता है, 931 के बराबर होता है। जितना भी मास डिफेक्ट होता है उससे मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो ये आ जाएगा, अब दिया है आपको 0.81 इंटू 931, तो ये निकल के आएगी आपकी बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन आपको चाहिए क्या, एवरेज चाहिए, तो इसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, ठीक है, एवरेज चाहिए, तो इसको टोटल नंबर न्यूक्लियन, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहाँ पे 11, बोरान में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ये 11, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाए 6.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया, द टाइम बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक इज अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है जब फोटोन स्ट्राइक करता है किसी मेटल सरफेस से तो फोटो इलेक्ट्रॉन कितने टाइम बाद निकलता है। तो ये एक ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 सेकंड। ठीक है, इतना टाइम लगता है उसको बाहर आने में। तो इसको ऐसे याद कर लो, इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने के लिए, इसको याद ही करना पड़ेगा कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क ए व्हील इज टर्न फ्रॉम द रेस्ट to 400 रेडियन पर सेकंड in 10 सेकंड। ठीक है, इफ द सेम टॉर्क कंटिन्यू टू एक्ट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले कितना दिया गया, 400 रेडियन दिया गया। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो अब यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया गया, तो इससे हम निकाल लें एक्सेलरेशन, और बाद में वेलोसिटी पूछा गया तो एक्सेलरेशन और टाइम के कांस्टेंट हम देख के फिर वहां से वेलोसिटी भी बता देंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी रहेगी। तो पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दिया है 400 रेडियन। ठीक है, ओमेगा नॉट 0 है तो यहाँ पूरा टर्म हो जाएगा 0 प्लस हाफ अल्फा निकालना है, टी की वैल्यू 10 सेकंड दिया है तो इसको कर दो 100 इससे डिवाइड करोगे हो जाएगा 50 को इस तरफ लाओगे तो 50, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बतानी है
एंगुलर वेलोसिटी 20 सेकंड के बाद, तो ओमेगा जो होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर होता है। फिर से जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 0 थी, तो उसको करोगे 0, अल्फा की वैल्यू है 8, टी की वैल्यू दिया है 20 सेकंड, तो ये हो जाएगा 160 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, 2 स्टार्स रेडिएटिंग मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 3.6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर एंड 4.8 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर का रेशियो बताना है। तो वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है लैम्डा टी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा 1, ठीक है। टेम्परेचर का बताना है तो पहले टेम्परेचर लिख लो, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ठीक है। लैम्डा 2 की वैल्यू दिया है 4.8 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, लैम्डा 1 दिया है 3.6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करो, रेशियो आ जाएगा यहाँ से 0.12 से इसको डिवाइड करो 3 टाइम जाएगा या 4 टाइम जाएगा, तो जो भी T1 अपॉन T2 आएगा 4/3 निकल के आएगा, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे हर साल क्वेश्चन लगभग आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप लोग याद करें। इसमें याद कुछ करना ही नहीं, लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बस खत्म। कभी कभी वी की वैल्यू दी जाती है, तो यहाँ पे लैम्डा इंटू टी इक्वल टू वी हो जाता है, वी की वैल्यू दी जाती है क्वेश्चन में, तब भी वेवलेंथ या टेम्परेचर पूछा जाता है। 2 चीज देगा, एक पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया, व्हेन पीएन जंक्शन डायोज विद फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में देखिए क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी विड्थ कम हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, दोनों चीजें कम होती हैं, ठीक है। कल वाला जो पेपर था 25 उसमें पूछा गया था रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में क्या होता है, तो वहां पे मैंने बताया था कि बैरियर पोटेंशियल हाई हो जाता है, डिप्लेशन लेयर भी उसकी जो विड्थ होती है वो भी चौड़ी हो जाती है और बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो वहां पे बताया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, इसीलिए करंट इजिली फ्लो करती है फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। The angle of incidence at which reflected light is totally polarized for the reflection from air to glass refractive medium. refractive index की वैल्यू दी गई यहाँ पे म्यू, तो यहाँ पे ऐसे कोई लाइन है, पेन चल नहीं रहा है, दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा। यहाँ से कोई लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये टोटली यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ग्लास का कोई पार्ट है, ठीक है, ग्लास का टुकड़ा, इससे रिफ्लेक्शन हुआ है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है तो 100% पोलराइज होती है। कल वाले पेपर यानी कि 25 नंबर वाले पेपर में क्वेश्चन था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो 100% पोलराइज होती है। तो ये कौन सा एंगल होगा, ये हो जाएगा पोलराइजिंग एंगल। तो जो पोलराइजिंग एंगल होता है तो इसको लिखते हैं हम लोग म्यू इक्वल टू tan IP, या tan IP इक्वल टू होता है म्यू, तो IP इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू के बराबर। बस यही पूछा आपसे क्वेश्चन में, IP क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू के बराबर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाया था तब इसको बताया था कि ये 2020 में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 2020 में आ सकता है, ये मैंने बताया था उस टाइम। और जब मेरे सर ने इसको पढ़ाया था तो उन्होंने कहा था कि ये 19 में पूछा जा सकता है, लेकिन 19 में मेरे समझ में आया नहीं था, लेकिन तो मैंने कहा था शायद ये 20 में आ जाए, ठीक है। तो अभी देखिए मॉक टेस्ट पेपर में आया है, तो यहाँ पे देखिए 2 बैटरीज लगी हुई हैं, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ कैपिटल R। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे जो दूसरी वाली बैटरी उसके थ्रू अगर पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके थ्रू 0 हो जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, तो कह रहा है इसमें R का रिलेशन बताओ, ठीक है, R किसके बराबर। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा था अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो सीधे लिख दो कि अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे R, तो इनका जो डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस का R1 डिफरेंस R2 जो है अगर इसके बराबर हो तो इन दोनों में से किसी एक का TPD जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी केवल दिया R इक्वल टू R2 माइनस R1, मतलब कि इनका डिफरेंस कैपिटल R के बराबर कर रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे ये देखते हैं हम लोग। तो करंट अगर निकालना चाहो तो V/R, V कितना हो जाएगा E प्लस E, तो यहाँ पे हो जाएगा 2E, R कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ठीक है, ये हो गया आपका करंट। अब यहाँ पे हमको TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या VA माइनस VB कुछ भी आप मान के चलो, तो VA माइनस VB कर लो, ये पॉइंट है, ये मान लो V पॉइंट है, तो VA माइनस VB अगर करोगे तो इधर से चलोगे तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला है पॉजिटिव, तो इसको रखोगे E, क्योंकि हम डायरेक्ट VB को इधर ले लिए हैं, ठीक है। अगर नहीं लिया होता तो बैटरी का बाद वाला टर्मिनल लिया था, लेकिन V को हम पहले इस तरफ ले आए हैं, इसलिए डायरेक्ट रखोगे E। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो करेगी, आप ऐसे जा रहे हो तो माइनस से जा रहे हो तो माइनस करोगे, R2 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 2E/R1 प्लस R2 प्लस R। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो R की वैल्यू निकल के आएगी वो जाएगी R2 माइनस R1। तो इसको आप डायरेक्टली याद करो कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर होगा तो जो सेल लगी होंगी उनमें से किसी एक सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ये मैंने पढ़ाया था जब इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन भी कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 था, लेकिन 35 मैंने पहले बना दिया, तो 35 देख लेते हैं, उसके बाद 34 देख लेंगे। इसमें एक लाइट रे है जो नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है किसी प्रिज्म के एक फेस पे, और प्रिज्म का एंगल दिया गया 30 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिग्नल्स लगाइए तो क्या होगा, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, ठीक है। तो μ1 हो जाएगा ये √2 sin I इक्वल टू μ2। अब ये ईयर है तो ईयर का म्यू कितना होता है 1 और sin θ2, या ई लिख दो, आर लिख दो, आर लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका √2, और ये साइन ये कितना होगा, जब ये आ रहा है आपका, जगह नॉर्मली आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेविएशन होगा नहीं, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट सीधे चली जाती है। अब यहाँ पे तो देखिए, अब ये जो एंगल होता था यहाँ पे और यहाँ पे, इसका जो एडिशन होता था दोनों को मिला के, तो ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे तो R0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा R1 R2, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी। तो इसको रोको साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1 साइन R, तो ये क्या हो जाएगा √2 से 2 को कैंसिल करोगे, साइन R इक्वल टू 1/√2, तो R की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। R यहाँ पे जो आया वो आ गया पूरा 45, तो ये पूरा आ गया 45 डिग्री। तो अब ये कितना था, ये सीधे अगर आती लाइन, ठीक है, ये सीधे आती ये, तो ये जब अगर देखोगे सिमेट्री से तो ये होना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि ये इधर 30 है तो इधर भी 30 होना चाहिए। लेकिन ये डेविएट होकर यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, ये डेविएट होकर यहाँ आ रही है, ये रे जो आ रही थी आपकी, ये सीधे न जाकर यहाँ डेविएट होकर आ रही है। तो कितना डेविएशन हुआ, होना चाहिए 30 डिग्री, और R हो गया आपका 45, तो डेविएशन जो निकल के आएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू 15 डिग्री। तो कितना डेविएशन आया यहाँ पे 15 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा। नंबर 34 है, कोई बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में एक मशीन के द्वारा जो कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट प्रेशर इसको प्रोवाइड करा रही है। तो कह रहा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको बताना है जो डिस्टेंस मूव करेगी वो बॉडी, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू F इंटू वी होता है। F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ma लिख सकते हो, इंटू वी भी लिख सकते हो, ठीक है। P इक्वल टू एफ वी हो गया, ठीक है, और फिर F की जगह हमने क्या लिख लिया, ma इंटू वी भी लिख लिया, ठीक है। अब A को क्या लिख सकते हो, VYT लिख सकते हो, तो P इक्वल टू M, A की जगह लिखोगे VYT इंटू ये वाला V रहेगा, तो ये हो जाएगा V²/T। तो V² को एक तरफ रखो, ठीक है, और तो अब बाकी चीज एक तरफ ले जाओ, तो P हो जाएगा इंटू T हो जाएगा अपान M हो जाएगा। तो V इक्वल टू लिखोगे तो ये पूरा चीज रूट में आ जाएगा, अगर स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा √P/M इंटू टी की पावर 1। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा dx/dt इक्वल टू हो जाएगा P/M, ये हो जाएगा t की पावर माइनस +2, dx करोगे इधर तो बाकी चीज जब dt को यहाँ ले जाओगे तो ये P/M ये कांस्टेंट है, इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम प्रोपोर्शनलिटी देखना है, तो कांस्टेंट कोई मतलब नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है और जो पावर होती है वो नीचे डिवाइड भी होता है, 1/2 प्लस 1, तो ये पावर t की पावर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2। तो जो भी dx का, अब इसका इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा t की पावर 3/2, या कभी कभी पूरी वैल्यू पूछ लेगा, तो पूरी वैल्यू जब पूछ लेगा तो ये भी रख दोगे आप √P/M, और यहाँ नीचे क्या था 3/2, तो यहाँ पे 3/2 का थ्रू ऊपर जाएगा तो 2/3 √P/M इंटू t की पावर 2/3। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी पूछा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x t की पावर 3/2 के। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे कहा गया है कोई मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है, इनक्लोज हुई है एक सिलेंडर में, ठीक है, और उस सिलेंडर में एक पिस्टन फिक्स किया गया और वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है उसका। तो कह रहा है गैस को अलाउ किया था एक्सपेंड करने के लिए एडियाबेटिक कंडीशन में, ठीक है। एडियाबेटिकली जब गैस एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर T2 हो जाता है, और जो गैस में कॉलम है उस जो सिलेंडर का कॉलम है तो पहले लेंथ L1 था, बाद में लेंथ L2 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको टेम्परेचर का रेशियो बताना है T1/T2। एडियाबेटिक कंडीशन में टीवी का जो रेशियो होता है तो टीवी की पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यूं तो हमको याद रहता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन पीवी को जब आप चेंज करोगे टी और वी के फॉर्म में तो आता है टीवी की पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो भी आएगा T1/T2 तो वो हो जाएगा V2/V1 की पावर गामा-1, और गामा की जो वैल्यू होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है 5/3। तो बस वैल्यूज रखना, आंसर आ जाएगा T1/T2। V2, अब V2 को क्या रखेंगे हम L2 इंटू ए, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और L2 जो है वो आपका लेंथ है, कॉलम का लेंथ है। V1 की जगह लिखोगे L1 इंटू ए, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, 5/3 -1 करोगे तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1/T2 की जो वैल्यू आएगी वो L2/L1, L1 होगा यार, ये हो जाएगा 2/3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 ने कहा गया है कि एक बॉडी है जिसका मास 0.5 kg है, ये ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। वेलोसिटी इसको कहा गया है v इक्वल टू ए एक्स की पावर 3/2 है। वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड कर रही है। ए की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5, ठीक है, 5 दिया गया, इसकी डायमेंशंस भी दी गई हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। तो एक्स इक्वल टू 0 पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो v इक्वल टू ए एक्स है, तो एक्स की जगह जब 0 रखोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल देखोगे एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे, तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 रखो, ए की वैल्यू कितना रखोगे 5, यहाँ पे भी 5 रखते हैं लेकिन एक्स की वैल्यू 0 तो 0 ही आता है। तो रखोगे 5, एक्स की वैल्यू दिया आपको 2 मीटर, जब पहुंच जाएगी तब वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 5 2√2, ये हो जाएगी v2। अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा। तो हाफ m की वैल्यू दिया है 0.5, इसका मतलब 1/2, हाफ m v स्क्वायर। अब v स्क्वायर मतलब v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अब v2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। बस देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 25 × 2 हो जाएगा 50। तो जो भी आएगा आपका वर्क डन हो जाएगा 50 जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा गया है किसका डायमेंशन सेम है, ठीक है। दो चीजें इसमें दी गई हर ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है टॉर्क एंड वर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर का जो भी होता है डायमेंशन वो एल होता है, एफ का फोर्स का ml इंटू टी की पावर -2। वर्क का होता है एफ एस कॉस थीटा या एफ इंटू एस। तो एफ का फिर से वही ml टी की पावर -2, एस जो होगा वो भी लेंथ ही होगा तो हो जाएगा एल। एल यहाँ भी ml टी की पावर -2, ml टी की पावर -2, एल यहाँ भी, तो दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कि तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 7 मिलीमीटर इज 4.4 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया गया 4.4 मीटर पर सेकंड दिया गया है, एम्पलीट्यूड दिया गया 7 मिलीमीटर। आपसे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो v इक्वल टू ए ओमेगा होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की जाए तो v इक्वल टू ए ओमेगा होता है। v की वैल्यू दिया गया 4.4 मीटर पर सेकंड, ए दिया गया 7 मिलीमीटर, तो इसको करो 10 की पावर -3 हो जाएगा मीटर, इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू रखोगे 2π/t। टी आपको बताना है, इधर ले आओ, बाकी 4.4 को इसके नीचे ले जाओ, तो 7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2, और पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। वो क्यों रखेंगे, क्योंकि 7 से कट जाएगा, 3.14 रखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 4.4 यहाँ पे करोगे, 7 से 7 को कैंसिल करोगे, 4.45 जा होता है 22, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 10 की पावर -3 या 0.01 सेकंड, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड आएगा 0.01 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे कहा गया 1 मोल आइडियल एंड मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। मोनोएटॉमिक गामा की वैल्यू थी 5/3 मिक्स विद 1 मोल ऑफ डायएटॉमिक गैस, गामा इक्वल टू 7/5। व्हाट इज द गामा फॉर द मिक्सर, ठीक है। गामा मिक्सर आपको बताना है। गामा को कहा गया है कि ये CP/CV का रेशियो होता है, इस क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो गामा मिक्सर आपको बताना, तो गामा मिक्सर जो होता है तो वो होता है n टोटल, मतलब कि n1 + n2, यहाँ पे 2 ही n दिया गया है, 2 मालिक्यूल अपान गामा मिक्स -1 इक्वल टू n1 अपान गामा 1 -1 प्लस n2 अपान गामा 2 -1। यहाँ पे n1 + n2 ये 1 मोल दोनों का, तो 2 हो जाएगा। गामा मिक्स आपको कैलकुलेट करना है, -1 इक्वल टू n1 की वैल्यू 1 मोल। अब देखिए गामा 1 5/3 -1 करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे गामा 2 की वैल्यू 7/5, 7/5 -1 करोगे तो हो जाएगा 2/5, तो 2 नीचे रखोगे, 5 चला जाएगा ऊपर, और n2 की वैल्यू 1 दिया था, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8, ठीक है। 5 + 3 हो जाएगा 8, यहाँ है 2, ये हो जाएगा गामा मिक्स -1, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4। अब क्या बचा यहाँ पे गामा मिक्स -1 इक्वल टू 1/2 आएगा, ठीक है। गामा मिक्स -1 इक्वल टू 1/2 आएगा, तो गामा मिक्स की वैल्यू जो आएगी हो जाएगी 1/2 + 1 दैट इज 3/2, या आधा, और एक कितना हो जाएगा 1.5 के बराबर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया है कि एक वेसल है जिसमें 1 मोल ऑफ O2 गैस भरी हुई है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसका 32 है एट ए टेम्परेचर T। कह रहा प्रेशर इसका कितना है P है। अब बाद में कह रहा एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द गैस मोलर मास 4। कोई आइडेंटिकल वेसल है जिसमें दूसरी गैस भरी गई जिसका मॉलिक्यूलर मास 4 है, ऑक्सीजन कितना था 32 था, एट ए टेम्परेचर 2T। कह रहा है टेम्परेचर 2T के बराबर, तो उसमें प्रेशर कितना हो। तो देखिए PV = nRT होता है, ठीक है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा,
आपको 1 मोल दोनों का लिया गया तो n पे डिपेंड करेगा नहीं, r तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, v जब सेम वेसल लिया गया आइडेंटिकल वेसल है तो v भी कांस्टेंट हो जाता है, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर डबल, ठीक है, p डैश जो आएगा वो 2p के बराबर हो जाएगा क्योंकि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कहा गया एक सिलेंडर है जिसका मास 10 kg है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये रोल कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट रोलिंग कंडीशन है इंक्लाइनेशन प्लेन पे, जो इंक्लाइनेशन कितना है इसका 30 डिग्री है। इंक्लाइनेशन क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री कहा गया है, और जो ये पाथ है इसका लेंथ 1 मीटर, ये मीटर है, काफी गचपच लिख गया है, ठीक है, ये 1 मीटर है और म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0.25। और आपसे पूछा गया कि वर्क डन बताओ अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन होगा। तो भैया देखिए रोलिंग की कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो जहां पे पॉइंट ऑफ फोर्स एक्शन होता है, ठीक है, जहां पॉइंट ऑफ एक्शन जहां पे फोर्स लगता है तो वो पॉइंट स्लिप करता ही नहीं है, ठीक है, अगर स्लिप कर जाएगा तो रोलिंग कंडीशन नहीं होगी। तो रोलिंग कंडीशन में जो वर्क डन होता है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वो होता है 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगता है तो वो पॉइंट स्लिप ही नहीं होता है वहां से, तो स्लिप नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उस फोर्स की वजह से तो फिर कोई वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है तो वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करा पाता है प्योर रोलिंग कंडीशन में। स्लिपिंग कंडीशन होती तो हो जाता है, ठीक है, स्लिपिंग की कंडीशन में होता है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, जब कोई ब्लॉक खींचा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता है, आगे की तरफ कहीं भी लगता है तो वहां पे वर्क डन होता है, लेकिन यहाँ पे रोलिंग कंडीशन में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए लाइट रेज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द वन फेस ऑफ ये 90 डिग्री प्रिज्म, ये 90 डिग्री प्रिज्म है, ठीक है, राइट एंगल प्रिज्म है, कह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, टोटली जो लाइट इस पे डाल रहे हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जा रहा है उसका, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री वी कंक्लूड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जो भी क्रिटिकल एंगल होना चाहिए वहां पे, जैसे मान लो कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो म्यू है, तो म्यू मान लो तो म्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1/sin थीटा सी से ज्यादा होना, थीटा सी मतलब ये क्रिटिकल एंगल है यहाँ पे, तो म्यू की वैल्यू 1/sin थीटा से ज्यादा होना चाहिए, तो म्यू ग्रेटर देन 1/sin थीटा सी, साइन थीटा सी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे sin 45, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे जा रही है तो बीच से इसको बाइसेक्ट करोगे, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर डालोगे इस पे तो यही होगा इंसिडेंस, और ये कितना हो जाएगा 45, तो ये आ गया 45। तो जो म्यू की वैल्यू आएगी 1/sin 45 1/√2 हो जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √2 के बराबर। तो जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन √2, ठीक है, म्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन √2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का एक मार्बल ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, ये किसी आइस पे लेंगे, ठीक है, किसी आइस पे रखा हुआ है, तो इसको एक वेलोसिटी दी जाती है 6 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अब ये स्टॉप हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा 10 सेकंड में, 10 सेकंड बाद ये रुक जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आप नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना, आपको म्यू की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो सीधे लिखो v = u - at, ठीक है। तो v की वैल्यू आपको 0 करनी है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड माइनस ए की जगह क्या रखोगे म्यू इंटू जी रखोगे, ठीक है। तो यू की ए की जगह म्यू इंटू जी की वैल्यू है 10, और टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड लगता है इसका, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ 10 चलाएगा तो प्लस हो जाए, तो 6 म्यू 10 का ये हो जाएगा 100 को इसके नीचे लाओगे तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी 0.06 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 काफी इजी क्वेश्चन है। इफ मास कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट्स मीन स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का रेशियो पूछा गया। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा Gm/RE का स्क्वायर, तो G/G पूछा गया है तो ये हो जाएगा M/RE² के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्मॉल जी अपान कैपिटल जी इक्वल टू M/RE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका पेपर नंबर 26। नेक्स्ट हमको करना है पेपर नंबर 27। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखा करिए, ठीक है। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा होगा। कोई कमी कहीं रह जा रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, तो उसको हम दूर करेंगे। और चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।